हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं बीओसीडब्ल्यू एक्ट के बारे में। अब इसका पूरा नाम क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, सारी चीजें हम जानेंगे इस आर्टिकल में। और ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसी वजह से क्योंकि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्री जो हैं उन्होंने क्या किया, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके बारे में बताया है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, संसद का सत्र चल रहा है और जब सत्र चल रहा है तो हर मंत्रालय अपने बारे में बता रहा है कि हमने ये काम किया है, हमने ये विशेषताएं हासिल की, हमने ये महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो उसी की वजह से चर्चा में आ गया है। और यहाँ पे BOCW का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996। इसको हिंदी में कहते हैं भवन और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में पूरा डिटेल्स में। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो मैंने आपको पहले बता दिया न्यूज में क्यों बना हुआ है, तो इसके बारे में देख लेंगे यहाँ पे। आइए हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रावधान। अब हम देखते हैं भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के बारे में। तो ये किसके लिए लाया गया था, तो श्रमिकों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपाय प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था या लाया गया था। यानी इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था, तो जो श्रमिक होते हैं उनका रोजगार यानी उनको जॉब देना, उसके अलावा जो उनकी सेवा शर्तें हैं कि कितने घंटे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किन किन स्थितियों में काम करेंगे, सारी चीज़ों को विनियमित करने के लिए, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। उसके अलावा उनकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना था, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना था, उसके अलावा उनकी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना था। ऐसा नहीं है कि आप काम कराए जा रहे हैं, काम कराया जा रहा है और वो मर गया, इस तरीके से नहीं आपको करना है। उसके हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। उसके अलावा उनका भी कल्याण हो। ऐसा नहीं है कि आप मजदूर समझ के बस दिन रात उसको मेहनत कराया जा रहे हैं, जैसे बंधु मजदूरी वाला मामला है कि आप बस मेहनत कराया जा रहे हैं, उसको पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, दिन रात लगातार मेहनत करा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। अधिनियम अगला बिंदु है, अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को अपने राज्य कल्याण बोर्डों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और लागू करने का आदेश दिया गया है। यानी जो भी श्रमिकों से जुड़ा मुद्दा वो कौन देखेगा, तो राज्य सरकार देखेगी। किसके द्वारा देखेगी, तो राज्य कल्याण बोर्डों के माध्यम से। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, तो इसके प्रमुख प्रावधान ये है कि कल्याण निधि का प्रबंधन करने और विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए राज्य कल्याण बोर्डों का गठन किया जाएगा। यानी इसके तहत क्या बनाया जाएगा, तो राज्य कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। वो क्या करेगा, तो वो ये सारी चीजें करेगा, श्रमिकों से जुड़े मुद्दे देखेगा, उनके लिए कल्याण की बातें करेगा, उसके अलावा उनका जो सेवा शर्त है उसको देखेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करेगा, उनकी सुरक्षा के ऊपर फोकस करेगा, सारी चीजें देखेगा राज्य कल्याण बोर्ड। काम के घंटों का निर्धारण, ओवर टाइम काम के लिए वेतन, कुछ इमारतों में कुछ व्यक्तियों के रोजगार पर रोक, ये सारी चीजें देखेगा राज्य कल्याण बोर्ड। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि दिन भर काम कराया जा रहे हैं, जैसे 8 घंटा या 10 घंटा यहाँ पे आदर्श कंडीशन होती है, तब इससे ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते कि आप 24 घंटा में से 18 घंटा काम करवाए जा रहे हैं कि लेबर हो तो 24 में से 18 घंटा काम करो। उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10-10 घंटे की शिफ्ट आपने बांट दी है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बांट दी है, अब यहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा या 10 घंटे ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा। और वो भी आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। अगर यहाँ पे कर्मचारी का मन तो करवाइए, अगर कर्मचारी नहीं करना चाहता तो अनयूजुअल अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए उसके ऊपर। और फिर कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो रिस्की होती हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार पर रोक लगाई गई है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, मान लीजिए कहीं पहाड़ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे आप बच्चे को लगा दिए कंस्ट्रक्शन काम में या बुजुर्ग को लगा दिए, तो वो और ज़्यादा दिक्कत करेगा ना। तो इस वजह से कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको बनाने के लिए कुछ लोगों के रोजगार पर रोक लगाई जाएगी। उसके अलावा क्या किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत तो प्रत्येक प्रतिष्ठान में सुरक्षा समितियों और सुरक्षा अधिकारियों की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरक्षा समिति भी होगी, उसके अलावा सुरक्षा अधिकारी भी रहेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है, निर्माण की लागत के 1 से 2% पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है। यानी यहाँ पे जो भी निर्माण की लागत आएगी उसमें 1% से लेकर के 2% तक क्या लगाया जा सकता है, तो सेस लगाया जा सकता है। अभी आगे हम देखेंगे सेस क्या होता है, टैक्स क्या होता है और यहाँ पे सरचार्ज क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एक्ट के तहत योग्य लाभार्थी कौन है, इसके तहत किसको कवर किया गया, तो 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी श्रमिक हो सकता है जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन या निर्माण गतिविधियों में लगा हो। यानी आपको क्या करना है कि पिछले 12 महीनों में से लगभग 90 दिन, कम से कम तो 90 दिन निर्माण गतिविधियों में लगे रहना है। और दूसरा क्राइटेरिया कि आयु कितना हो, तो 18 से 60 वर्ष आयु हो। कार्यान्वयन कौन करेगा, तो अधिनियम की धारा 22 के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश BOCW कल्याण बोर्ड इसका कार्यान्वयन करेगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है उपकर के बारे में, तो हम जान लेते हैं कि उपकर क्या होता है। उपकर देय कर पर लगाया जाता है, ना कि कर योग्य आय पर। यानी जो आप
टैक्स देते हैं ना, उस पर लगाया जाता है सेस, ना कि जो आपकी आय है उस पर लगाया जाता है सेस। जो टैक्स आप देते हैं उस पे 1 से 2% 3% जितना भी गवर्नमेंट तय करती है, उतना आपको सेस देना पड़ता है। किस पे? तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जबकि टैक्स क्या होता है? तो ये हमारे इनकम पर, हमारे प्रॉफिट पर, इन सब पर लगता है टैक्स, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा एक होता है सरचार्ज। अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा जो है सरचार्ज और उसके अलावा सेस का है। तो सेस क्या होता है? सेस एक प्रकार का विशेष कर होता है और किस पे लगता है? ये दोनों ही, ये भी टैक्स पे ही लगता है, ये भी कर पर लगने वाला कर है, उसके अलावा ये भी कर पर लगने वाला कर है। लेकिन यहाँ पे जो सेस है ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगता है। जैसे आप देखेंगे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा शिक्षा का क्षेत्र हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब के लिए, उसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण, इन सब के लिए भी इस विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है सेस। और वो भी कितना? 1 से 2% ही लगाया जाता है मैक्सिमम चांसेस में। और सेस को जिस चीज़ के लिए लगाया जाता है उसी चीज़ के लिए इसको खर्च भी करना है। ये नहीं कि आप हेल्थ के नाम पर सेस लगा रहे हैं उसके बाद उसको खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। अगर आप हेल्थ के नाम पर लगा रहे हैं तो हेल्थ के ऊपर ही खर्चा करना है। एनवायरनमेंट के नाम पर सेस लगा रहे हैं तो एनवायरनमेंट के ऊपर ही खर्चा करना है। जबकि सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज भी जो होता है टैक्स के ऊपर ही टैक्स होता है, यानी कर के ऊपर कर ही लगता है। लेकिन सरचार्ज जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगता है। ये इसको जहाँ पे लगाया जाता है तो उसको किसी भी उद्देश्य के लिए खर्चा किया जा सकता है। यानी सरचार्ज को आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे लेकिन सरचार्ज कहीं भी खर्चा किया जा सकता है। जबकि सेस क्या होता है? तो जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है उसी उद्देश्य के लिए इसको खर्च भी करना होता है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक में लौह अयस्क खनन के बारे में। यहाँ पे पूरा मुद्दा समझिए क्या था। देखिए कर्नाटक में लौह अयस्क का खनन किया जा रहा था लेकिन वह अवैध रूप से किया जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। अब कुछ लोगों ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि जो यहाँ पे खनन हो रहा है इसकी वजह से पर्यावरण पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सीमा लगा दीजिए कि इतना ही खनन हो। उसके अलावा आप इस मुद्दे को देखिए, नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट आई इसको मामले को देखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जब उसको लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर झोल चल रहा था, बहुत ही बड़े लेवल पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एक टीम गठित कर दी कि आप लोग यहाँ पे जांच पड़ताल करिए, उसके बाद बताइए कि क्या चल रहा है। जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो उसकी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसमें न सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी शामिल है बल्कि जो राज्य होता है उसकी सबसे बड़ी होल सोल अथॉरिटी शामिल है। कौन? चीफ मिनिस्टर, यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री तक शामिल थे इस अवैध खनन में। और यहाँ पे एक नहीं तीन तीन मुख्यमंत्री शामिल थे इस मामले में। तो आप सोच के देखिए कि कितने बड़े लेवल पर खेल चल रहा था और ये लोग क्या कर रहे थे? आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरण को बर्बाद कर रहे थे और यहाँ पे अवैध खनन में शामिल थे। तो जब यहाँ पे सिपाही ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तो सबके पापा है, सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त हो गया। फिर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। अब उस प्रतिबंध में थोड़ी सी ढील दी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आयरन ओर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो कर्नाटक का मुद्दा है वो क्या मुद्दा है, उसके अलावा सीबीआई क्या कर रही थी वहाँ पे, कैसे कैसे ये घटनाक्रम चला, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अभी आर्टिकल चर्चा में क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में बल्लारी 28 एमएमटी से 35 एमएमटी, एमएमटी का मतलब होता है मिलियन मीट्रिक टन। तो यहाँ पे पहले कितना था? बल्लारी में सुप्रीम कोर्ट ने कितना कहा था कि 28 एमएमटी आपको खनन करना है, लेकिन अब बढ़ा करके उसको कितना कर दिया? 35 एमएमटी कर दिया। तो इसी तरीके से चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों को भी सामूहिक रूप से कितना? तो 7 एमएमटी से 15 एमएमटी तक बढ़ा दिया। यानी इन दोनों को मिला करके पहले कितना था? तो 7 एमएमटी उत्पादन ही करना था आपको, 7 एमएमटी लौह अयस्क ही निकालना था, लेकिन अब कितना कर दिया? तो अब 15 एमएमटी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस वजह से चर्चा में आ गया। हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और यहाँ पे जो टीम बनी थी उसने क्या बताया थी, सारी चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कर्नाटक लौह अयस्क खनन प्रतिबंध के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अवैध खनन के लिए 2009 में सीबीआई की जांच शुरू कराई गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ? 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो बल्लारी में जो ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी उसको बंद करा दिया था। उसके अलावा 2008 और 2011 में क्या हुआ था? तो दो लोकायुक्त रिपोर्ट आई थी। इसमें यह बताया गया था जो अवैध खनन घोटाला हो रहा है इसमें 3 मुख्यमंत्री सहित लगभग 700 से भी अधिक अधिकारी शामिल है इस मामले में। तो यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे धांधली चल रही थी, इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर अवैध खनन चल रहा था। आप खुद सोच के देखिए 700 से भी ज्यादा अधिकारी शामिल, उसके अलावा यहाँ पे तीन तीन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी की रिपोर्ट ने खनन में बड़े पैमाने पर उल्लंघनों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बल्लारी में खनन कार्य बंद करें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पर्यावरण क्षरण है उसको रोकने के लिए, उसके अलावा जो भावी पीढ़ी है उनके लिए इसको संरक्षित करने के लिए ये जो लौह अयस्क थे इसको निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि क्या हो सके कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इसको संरक्षित किया जा सके और जो पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा अभी तक उसको भी यहाँ पे बराबर किया जा सके, उसको भी लेवल में लाया जा सके। ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास के चक्कर में पर्यावरण पूरी तरीके से खराब हो जाए और यहाँ पे हमारे ग्रह के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े और यहाँ पे हम लोग इतना उत्पादन कर लें, इतना ज़्यादा इसका निष्कर्षण कर लें कि जो भविष्य की पीढ़ी उसके लिए कुछ बचे ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? बल्लारी में खनन कार्य बंद करने का आदेश दे दिया गया था। ये कब की बात की जा रही है? 2011 की बात की जा रही है।
अब यहाँ पे बताया है कि वार्षिक रूप से अधिकतम उत्पादन कितना कर सकते हैं, तो 35 एमएमटी, 35 मिलियन मीट्रिक टन। इससे अधिक अगर उत्पादन करते हैं तो फिर से सुप्रीम कोर्ट इनकी गर्दन पर लात रखेगा और इनको समझाएगा अच्छे से कि कैसे क्या करना है, और मेरे आदेश का उल्लंघन हो रहा है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में इन लोग को घसीटेगा अच्छे से। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सख्त हो गया है। अगला बिंदु, इसने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को अवैध खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को उलटने के लिए एक पुनर्ग्रहण और पुनर्वास R&R योजना तैयार करने का निर्देश दिया। अब इस तरीके से जहाँ पे भी आ जाए ना R&R या 5T या 5E, इस तरीके से, या 3R, इस तरीके से कुछ भी आ जाता है एक्रोनिम्स, तो आप उसको ध्यान में रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके की चीज़ें आंसर राइटिंग में लिखने से हमें बहुत फायदा होता है। उससे सीधा सीधा एक नंबर बढ़ जाता है, और एक नंबर का मतलब है 10 रैंक। तो आप सोच के देखिए कि एक नंबर आपको IAS ऑफिसर बना सकता है। उसके बाद 2012 में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने शिरडी ए के 18 खदानों को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक सरकार बार बार ये गुहार लगा रही थी कि अगर हम लोग इसका उत्पादन नहीं करेंगे, लॉ एस्क नहीं निकालेंगे, उसका निर्यात नहीं करेंगे, तो हमारा राज्य बहुत पीछे चला जाएगा, हम आर्थिक रूप से एकदम पिछड़े में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बार बार कर्नाटक सरकार गुहार लगा रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी समझा कि अगर नहीं उनको इजाज़त दी जाती है, उनको अनुमति नहीं दी जाती है इन लॉ एस्क के खनन की, तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी और ये राज्य जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें निकल कर के आएँगी। वहाँ पे लोगों की क्या गलती है, यहाँ पे शामिल कौन थे? 700 अधिकारी शामिल थे, उसके अलावा मुख्यमंत्री शामिल थे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल लोग हैं, तो शामिल थे नहीं, और अगर यहाँ पे इनका उत्पादन नहीं हुआ, तो कल्याणकारी योजना कहाँ से लाएगी सरकार? अपने घर से तो पैसे देती नहीं सरकार। जो टैक्स आता है उसके अलावा जो भी ये यहाँ पे संसाधन होते हैं, उन्हीं से पैसे निकाल कर के हमारे लिए योजनाएँ लाती हैं, हमारे लिए कुछ चीज़ें चलाती हैं, कुछ योजनाएँ चलाती हैं। तो अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो लाएगी कहाँ से योजनाएँ? उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में क्या किया था, 18 श्रेणी ए के खदानों को परिचालन की फिर से अनुमति दे दी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं मुद्दा पर हालिया घटनाक्रम क्या है, तो बात की जा रही है खनन फर्मों की अपील। मई 2022 में क्या हुआ था, तो खनन फर्मों ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो ई-नीलामी मानदंड ना उसको समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, ई-नीलामी का क्या मतलब है? ई-नीलामी मानदंड का मतलब ये है कि जो खनन कार्य है, ये कौन करेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से नीलामी लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही इसको देखा जाता है, यानी डिजिटली रूप में इसकी नीलामी लगती है, और फिर जो जीतता है बोली, वही जाकर के खनन कार्य करता है। तो यहाँ पे जो खनन फर्म है, इसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि इसकी वजह से उनका स्टॉक नहीं बिक रहा है, जिस वजह से उन्हें बंदी का सामना करना पड़ रहा है, यानी इनको अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं, इस वजह से ये लोग अपील कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार तो ये कह रही है कि जो अधिकतम सीमा है 35 एमएमटी की, इसको हटा दिया जाए पूरी तरीके से, और हम लोग जितना चाहे उतना उत्पादन करें, जितना चाहे उतना निष्कर्षण करें इस चीज़ का। उसके अलावा मूल याचिकाकर्ता जो है उनका क्या रुख है, तो उन्होंने ये बताया कि इस आधार पर किसी भी निर्यात का विरोध किया कि खनिज राष्ट्रीय संपत्ति है, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, और केवल तैयार स्टील का निर्यात किया जाना चाहिए। यानी जो मूल याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि निर्यात अगर करना ही है, तो तैयार चीज़ों का निर्यात करिए, जो यहाँ पे बन चुकी है उस चीज़ का निर्यात करिए, ना कि जो यहाँ पे लॉ है इसका उसका निर्यात करिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या, अब यहाँ पे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इन नीलामी के अलावा अन्य माध्यमों से राज्य से पहले से ही उत्खनित लौह अयस्क के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, और निम्नलिखित खदानों के लिए खनन की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है। अच्छा, यहाँ पे ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसने ये कहा है कि ये नीलामी बंद नहीं होगी, ये नीलामी चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा अन्य माध्यमों से भी, यानी ऑफलाइन भी जाकर के आप नीलामी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ खदान है जिसके लिए उसने क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अधिकतम सीमा बढ़ा दी। जैसे आप देखेंगे बल्लारी, पहले इसको कितना था, तो 28 एमएमटी था, अब इसको बढ़ा करके कितनी सीमा कर दी है, तो 35 एमएमटी कर दिए। चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिले, इनको मिला करके 7 एमएमटी से कितना कर दिया, तो 15 एमएमटी कर दिया है। यानी पहले लोग 7 एमएमटी तक ही उत्पादन कर सकते थे, लेकिन अब कितना कर सकते हैं, तो 15 एमएमटी उत्पादन कर सकते हैं। देश के बाकी हिस्सों के साथ 3 जिलों में स्थित खदानों के लिए एक समान अवसर बनाना आवश्यक था। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो देश के अन्य हिस्से हैं जहाँ पर खनन कार्य होता है, तो उसके साथ इनको भी समान रूप से लागू करना चाहिए। उसके साथ ही इनको देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अन्य जिलों को बढ़ाने के लिए इस जिले को पीछे रखा जाए, या अन्य जिलों में अच्छी लेवल पर खनन हो रहा है, यहाँ पे खनन ही नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से बैन है, तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जानते हैं लौह अयस्क के बारे में, तो ये क्या होता है, तो एक प्रकार की चट्टान या खनिज होता है जिनसे क्या मिलता है, तो धात्विक लोहा मिलता है। अब यहाँ पे लौह अयस्क है तो इससे लोहा ही मिलेगा, सोना चांदी तो मिलेगा नहीं। भारत में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं, और ये प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन युग से ज्वालामुखी तलछटी बैंडेड आयरन फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट का होता है, तो एक बेहतरीन लौह अयस्क है जिसमें लौह की मात्रा कितनी होती है, 72% तक, बहुत अधिक होती है। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण भी होता है। उसके अलावा विशेष रूप से इसका यूज कहाँ होता है, तो विद्युत उद्योग में इसका यूज होता है। उसके अलावा दूसरा अयस्क कौन सा, तो उपयोग की गई मात्रा के संदर्भ में हेमेटाइट अयस्क सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। यानी यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो मैग्नेटाइट होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा है, तो वो हेमेटाइट है। लेकिन इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में लौह सामग्री थोड़ी कम होती है। सबसे अधिक लौह सामग्री किसमें मिलती है, तो मैग्नेटाइट में, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, तो हेमेटाइट का। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे सबसे अधिक उत्पादक कौन है, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उसके अलावा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, उसके अलावा
बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, यहाँ पे सबसे अधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं। यहाँ पे भारत में पाए जाने वाले खनिज को मैप के हिसाब से दिखाया गया है, तो आप यहाँ से पूरे अच्छे तरीके से देख लेंगे कि आयरन कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है, उसके अलावा बॉक्साइट कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है, उसके अलावा जितने भी खनिज पदार्थ हैं, तो कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, उसको देख लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आयरन जो है वो गोले से दिखाया गया है, उसके अलावा बॉक्साइट जो है, वो इसको त्रिभुज के हिसाब से इस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे हो गया बॉक्साइट, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी बॉक्साइट देख सकते हैं आप। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे खनिज हैं, तो जिसको दिखाया गया, तो आप वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। कि कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। देखिए उड़ीसा में भी पाया जाता है आयरन यहाँ पे क्योंकि गोला है। तो इस तरीके से गोला जो आयरन को प्रदर्शित करता है। तो आप इसको इमेज के थ्रू देख लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मैप के थ्रू जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी है आयरन, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं गोवा, उसके अलावा यहाँ पे कर्नाटका। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई जगह पे आयरन पाया जाता है। उसको ध्यान में रखेंगे आप। अब यहाँ पे हम जानते हैं लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से थे, तो इसमें पहला मैग्नेटाइट, ये लौह अयस्क का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम प्रकार है। इसमें लगभग कितना तो 72% धात्विक लोहा होता है। यह कहाँ-कहाँ पे पाया था तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरल में पाया जाता है। उसके बाद किसका नंबर आता है तो उसके बाद आता है हेमेटाइट का नंबर। यह भी आयरन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें लगभग 60 से 70% धात्विक लोहा होता है। यह लाल और भूरे रंग का होता है। यह उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और पश्चिमी भाग में अगर आप देखें तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र और गोवा जहाँ ये पाया जाता है। उसके बाद स्थान आता है लिमोनाइट का। इसमें लगभग 30 से 40% तक धात्विक लोहा होता है। इसका रंग अधिकतर पीला होता है। यह निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है। उसके अलावा सिडराइट का अगला स्थान आता है सिडराइट का। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसमें कितना लौह अयस्क होता है तो लगभग 48% धात्विक लोहा होता है। यह भूरे रंग का होता है। इसमें आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। यह निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है। चूने की उपस्थिति के कारण यह स्वतः प्रवाहित होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको देख लेंगे आप, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है हेमेटाइट के बारे में। इसकी पिक भी आपको दिखाई गई। उसके अलावा मैग्नेटाइट हो गया, उसके अलावा लिमोनाइट होगा, उसके अलावा सिडराइट। तो इसकी पिक भी आपको दिखाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप मिनरल और इसका फार्मूला क्या, रासायनिक फार्मूला, उसके अलावा यहाँ पे कितना प्रतिशत उसमें से लोहा निकलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। जैसे आप देखेंगे हेमेटाइट में कितना रहता है तो 70%, उसके अलावा मैग्नेटाइट में तो यहाँ पे 72%, उसके अलावा लिमोनाइट में तो यहाँ पे देख सकते हैं 59.8%, सिडराइट में 48.2%। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम दिया गया Fe2O3, Fe3O4, 2Fe2O3, 3H2O, उसके अलावा FeCO3। तो यहाँ पे ये इसके रासायनिक नाम है, कभी कभार आपसे पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे प्रतिशत कितना प्रतिशत लोहा निकाला जाता है इससे, ये भी बताया गया। अब यहाँ पे अगर हम खनिज वर्गीकरण की बात करें तो खनिज को दो रूपों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, पहले धात्विक खनिज, दूसरा कौन सा अधात्विक खनिज। अब अगर धात्विक खनिज को भी देखेंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, तो लौह धात्विक खनिज, दूसरा कौन सा, अलौह धात्विक खनिज। अब लौह धात्विक खनिज जो होते हैं जिसमें लोहे का कुछ अंश पाया जाता है, जबकि अलौह धात्विक खनिज जो होते हैं जिसमें लोहे का कोई अंश नहीं पाया जाता है। उसके अलावा अगर अधात्विक खनिज को देखेंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, ईंधन खनिज, उसके अलावा अन्य अधात्विक खनिज। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बीच कुछ प्रमुख अंतर। जैसे धात्विक खनिज क्या होता है तो इसमें धातु जो रहती है वो कच्चे तत्व के रूप में मौजूद रहती है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में मौजूद रहती है, जबकि अधात्विक खनिज में चीज़ नहीं होती है। और जब धात्विक खनिज को पिघलाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक नया उत्पाद बन के आता है, जबकि अधात्विक खनिज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धात्विक खनिज आमतौर पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज आप देखेंगे तो अक्सर युवा वलित पहाड़ियों और तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है तो विद्युत के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे संवाहक या सुचालक होते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे अधात्विक खनिज क्या होता है तो मूल रूप से बिजली और गर्मी, यहाँ पे क्या बात करें, गर्मी मतलब ऊष्मा, इसके क्या होते हैं तो अच्छे कुचालक होते हैं। धात्विक खनिजों में क्या होता है तो उच्च लचीलापन होता है, जबकि अधात्विक खनिजों में लचीलापन और लचीलेपन की कमी होती है और ये खनिज आसानी से टूट भी जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं तो यहाँ पे आसानी से टूट सकते हैं। जबकि धात्विक खनिज क्या होता है तो इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है और इसमें लचीलापन ज़्यादा हो जल्दी टूटेगा नहीं। खनिजों में सामान्यतः क्या होता है तो चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिजों में कोई चमक या आभा नहीं होती है। दोस्तों एक शॉर्ट न्यूज़ है। अभी क्या हुआ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है जिसमें क्या किया गया है तो इसमें ये बताया गया है जो जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि लिंग रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने के लिए कुछ शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ शब्दों के प्रयोग को बंद किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कम से कम न्यायिक कार्यों में, कानूनी कार्यों में इन शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए। अगर हम लोग इस लेवल पर शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर देश का, समाज का कौन सा हिस्सा शुरुआत करेगा। हमें इसके लिए कदम बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे एक बुक जारी की है 30 पन्नों की, जिसमें ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, पहले जो यूज़ किया जाता था और अब क्या यूज़ किया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चर्चा में हुई तो हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक लॉन्च की है जिसमें क्या है तो लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली है। यानी जो हैंडबुक है उसमें क्या है तो कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट दी गई है, कुछ ऐसे शब्दों की सूची दी गई है जिसमें क्या है तो लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्द हैं। जैसे आप देखेंगे वैश्य शब्द हो गया, तो इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी बताया कि इसके जगह हम कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं, या अगर शब्द नहीं है तो उसके लिए पूरा वाक्यांश क्या होगा, क्या हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो यही बुक पब्लिश की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी को बताने के लिए। लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर 30 पेज की हैंडबुक का उद्देश्य
न्यायपालिका और कानूनी समुदाय को निर्णयों, आदेशों और अदालती दलीलों में लैंगिक रूढ़िबद्ध भाषा के यांत्रिक अनुप्रयोग से मुक्त कराना है। अब हम जानते हैं कि हैंडबुक क्या है, तो हैंडबुक 30 पन्नों की एक पुस्तिका है जिसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय की सहायता करना है। यानी ये हैंडबुक किस लिए लॉन्च की गई है, तो जो महिलाओं से संबंधित रूढ़िवादी शब्द हैं जैसे वैश्य हो गया और उसके अलावा आचरण खराब है, ऐसी औरत कहा जाता है, तो इस ये सारे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो हैंडबुक लॉन्च किया और इसकी जगह पे हम कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया और अगर शब्द नहीं मिले तो उसके लिए पूरा का पूरा वाक्य क्या होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपने इस हैंडबुक में। अगला बिंदु हैंडबुक महिलाओं के बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य रूढ़िवादी शब्दों और वाक्यांशों की पहचान करती है जिनमें से कई नियमित रूप से निर्णयों में पाए जाते हैं। यानी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो नियमित रूप से रेगुलरली क्या होता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनके निर्णयों में लगातार पाए जाते हैं। तो उन शब्दों का यूज ना किया जाए, उन शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस हैंडबुक को लॉन्च किया है। उदाहरण के लिए 2017 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में दोषियों को मौत की सजा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बलात्कार कहने के लिए बार-बार राइट शब्द का प्रयोग किया गया था। पुस्तिका अन्य निर्णयों का हवाला देती है जहां न्यायाधीश अनजाने में महिलाओं के रूढ़िवादी चरित्र चित्रण का उपयोग करते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि देखिए ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, सिर्फ यहाँ पे न्यायाधीशों के साथ या जजेस के साथ नहीं होती है, कानूनी जो लोग हैं उनके साथ नहीं, सिर्फ हमारे साथ भी होती है चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता और वो चीज़ रूढ़िवादी होती है या गलत होती है, तो उस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कई बार ये भी होता है कि जजेस के मन में, अब देखिए शुरू से हम सुनते आ रहे हैं वैश्या 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 या ढीले आचरण वाली महिला या जिसका आचरण खराब है वैसी महिला, तो अब वो चीज़ हमारे माइंड में इस तरीके से घर कर गई कि जब भी हम बोलते हैं तो वही चीज़ हमारे मुँह से निकलती है। तो इसी को निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की और ऐसे शब्दों की जगह कुछ नॉर्मल शब्द यूज़ करने की बात की है। ये बुक क्या कहती है, तो भाषा को बढ़ावा देने वाली कुछ रूढ़िवादिता को चिन्हित करती है और वैकल्पिक भाषा पसंदीदा का सुझाव देती है। अच्छा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बुक है इसमें कुछ ऐसे शब्दों को भी बताया गया है जो रूढ़िवादी शब्द हैं, जैसे वैश्य होगा तो इसको हटाना है। उसके अलावा इसके लिए आपको शब्द भी प्रोवाइड कराया गया और एक एक वर्ड के लिए दो तीन शब्द प्रोवाइड कराया गया ताकि क्या हो सके, आपको जो ठीक लगे आप उसका यूज करें, लेकिन इस शब्द का यूज नहीं करेंगे। इसका जो अल्टरनेट बताया सुप्रीम कोर्ट ने उसका यूज किया जाएगा कानूनी कार्रवाइयों में, निर्णयों में, इन सारी चीज़ों में। उसका यूज़ नहीं करना आपको जो पहले से रूढ़िवादी शब्द चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रलोभिका शब्द हो गया, उसके अलावा वेश्या हो गया या ढीले आचरण वाली महिला जिसे कैरेक्टरलेस कहते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि इन सब के स्थान पर क्या कहना है, तो इन सब के स्थान पर महिला शब्द का उपयोग करना है। और जो वैश्या है इसको भी यूज़ नहीं करना। अब इस शब्द की जगह पे क्या यूज़ करना है, तो सेक्स वर्कर्स शब्द यूज़ करना है, वैश्या शब्द यूज़ नहीं करना है। जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय होते हैं उसमें। उसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें भी। अब यहाँ पे वैश्या की जगह क्या कहा जाएगा, तो सेक्स वर्कर्स कहा जाएगा। अच्छा, जब कोविड-19 का टाइम आया ना, तो वहाँ पे जो सबसे अधिक रूप से प्रभावित हुआ था, ऐसा एक तबका सेक्स वर्कर्स का भी था। क्योंकि यहाँ पे इन लोग को बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा था और जब काम नहीं मिल रहा था तो क्या हो रहा था, इनके खाने-पीने की जो सुविधाएँ थी वो भी खत्म हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, कई बार आवाज़ उठाई और देखिए यार ये तो इनका काम है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कोई क्या काम कर रहा है। अब जो सफाई वाले हैं हम उनसे नफ़रत तो करेंगे नहीं, हम जिस पोस्ट पर जा रहे हैं वहाँ पे हमारे सामने कोई भी आया, हमें तो उनकी हेल्प करनी है, हमें इसीलिए इस पोस्ट पर बैठाया गया है कि हमारे सामने चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, महिला कोई भी आए, वो हमारा काम है कि हम उनकी हेल्प करें, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि किसका काम क्या है। जैसे अभी शायद अगर मैं गलत नहीं तो भुवन बाम करके एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने शायद किसी पॉर्न स्टार का वो इंटरव्यू लिया था या शायद उनके साथ बात की थी, ऐसा कुछ था, मुद्दा मुझे एग्ज़ैक्ट याद तो नहीं है। तो इस तरीके से देखिए वो उनका काम है, वो उनकी जॉब है, वो उनको करने दीजिए, उससे हमें क्या लेना-देना। हालाँकि हमारे यहाँ पे भारत में सामाजिक रूप से ठीक नहीं माना जाता, नैतिक रूप से ठीक नहीं माना जाता, लेकिन आप देखेंगे विदेशों में क्या होता है, तो विदेशों में इसको एक वर्क के रूप से माना जाता है। यानी आप चाहे जो वर्क करिए, आप वर्क करते हैं तो उसको नीची निगाह से नहीं देखा जाता है। ये नहीं कि अगर आप सेक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा नहीं चलता विदेशों में। विदेशों में क्या है कि इसको भी मान्यता दी गई है कि ये भी एक जॉब है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे विदेशों में बहुत नॉर्मल है। हमारे यहाँ पे ये धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से अनैतिक माना जाता है। यहाँ पे इसको सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। वो उसकी पर्सनल लाइफ़ है, सबको अधिकार है अपना जीवन चुनने का। उसके अलावा कौन-सा वहाँ पे व्यवसाय चुनेगा, वो अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा सबको। तो हमें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ़ है, जो चाहे वो कर सकता है। हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर कोई आए, हम पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी हेल्प करें बस। इवटेजिंग जैसे शब्द को अब क्या कहा जाएगा, तो सड़क पर यौन उत्पीड़न कहा जाएगा और न्यायिक चर्चाओं के लिए गृहिणी अब गृह निर्मात्री बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे यही होता है हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क। अब आप यहाँ पे देखें गृहिणी लिखा गया है, यहाँ पे गृह निर्मात्री लिखा गया है। अब दोनों ही शब्द इतने टफ लग रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको शायद समझने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर इंग्लिश में बताऊँगा तो आपको लगेगा अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा कदम उठाया गया। और सच में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया। इस तरीके के कदम बहुत पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। आज़ादी के 75-77 साल बाद उठाए जा रहे हैं, ये बहुत दुःख की बात है, जबकि ये सारे कदम बहुत ही पहले उठाए जाने चाहिए थे।
अब यहाँ पे इसको समझिए, जो गृहिणी है और गृह निर्मात्री है, दोनों में फ़र्क है। देखिए, जो हाउस वाइफ़ थी ना, उसको अब क्या कहा जाएगा, अब उसको हाउस मेकर कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये मान्यता दी जा रही है महिलाओं को कि वो घर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है उनकी। पहले तो क्या हाउस वाइफ़ है, तो हाउस वाइफ़ से ये लगता है कि यार दिन भर खाना बनाती हैं, कपड़े धुलते हैं और कोई काम नहीं है। लेकिन जब हाउस मेकर कहा जाएगा तो इसका ये मतलब है कि उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है घर बनाए रखने की, और यहाँ पे घर बनाए रखना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि घर बना के रखना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर एक दिन मम्मी लोग ना रहें, तो क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं होता जूता कहाँ रखा हुआ है, कपड़ा कहाँ रखा हुआ है, चीनी कहाँ है, दाल कहाँ है, नमक कहाँ है, ये सब सामान्यतः मर्दों को पता नहीं होता। तो इस तरीके से इनको मान्यता दी जा रही है, औरतों को क्या कहा जा रहा है, तो ये हाउस मेकर कहा जाएगा, अब इनको गृहिणी नहीं कहा जाएगा, हाउस वाइफ नहीं कहा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, बहुत ही सराहनीय कदम है, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम ही है। अब यहाँ पे कुछ शब्दों की लिस्ट दी गई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया कि पहले क्या शब्द थे और अब क्या शब्द यूज किए जाएंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे बताया लेडी लाइक, कहते हैं ना कि क्या यार लड़कियों की तरह रोता रहता है, क्या यार लड़कियों की तरह ये कर रहा है, तो उसको अब यहाँ पे लेडी लाइक यूज नहीं करना, अब इसको क्या यूज करना है, तो अम्यूजिंग और असर्टिव यूज करना है शब्द। क्योंकि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल शब्द की बात की जा रही है और ये किसी के अंदर भी पाया जा सकता है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लेडी लाइक शब्द की जगह क्या यूज करना है, अम्यूजिंग या असर्टिव शब्द यूज करना है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे अफेयर के बारे में बात करें तो अब आपको अफेयर शब्द नहीं यूज करना, अब हमें अफेयर शब्द की जगह क्या कहना है, तो रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, यानी विवाहेतर जिसको आप कह सकते हैं, विवाह के बाहर संबंध बनाना, इसको कहा जाएगा। अब ये इसको अफेयर नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कही, जैसे बास्टर्ड होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द प्रोवाइड कराएगा, आप उसको देख लेंगे। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या अर्बन के बारे में। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों आ गया, तो अभी हाल ही में क्या हुआ, 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे। इसी के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में चर्चा की कि शहरी गरीब जो है उनके सामने आवास का संकट एक बहुत बड़ा संकट है। इससे निपटने के लिए इस योजना को लाया गया था। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ये चर्चा में क्यों मैंने आपको बताई दी। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। ये क्या, तो भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। और 2022 तक जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी वासियों सहित ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है। अब यहाँ पे एल आई जी क्या है, इसका मतलब है लो इनकम ग्रुप। उसके अलावा एम आई जी क्या है, इसका मतलब है मिडिल इनकम ग्रुप। इसको हिंदी में कहेंगे तो निम्न आय समूह, उसके अलावा इसको कहेंगे तो मध्यम आय समूह। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले इसका टारगेट कितना था, तो वर्ष 2022 तक था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके वर्ष 2024 तक कर दिया गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, ये क्या करता है, तो एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें आवास की कमी का निर्णय कौन करता है, तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पे राज्य सरकारों के या केंद्र शासित प्रदेश यही लोग डिसाइड करते हैं कि आवास की कमी कितनी है, यहाँ पे कितने लोग को आवास की आवश्यकता है, यही डिसाइड करते हैं। इसका कवरेज क्या है, तो ये मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है जिसमें वैधानिक शहर हो गया, अधिसूचित योजना क्षेत्र हो गया, उसके अलावा विकास प्राधिकरण हो गया, उसके अलावा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिससे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हों। यानी लगभग लगभग सारे क्षेत्रों को ये कवर करके चलता है, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे जो भी शहरी गरीब है उनको आवास की सुविधा प्रोवाइड कराया जा सके, उनको भी अच्छे से लेकर के चला जा सके। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की विशेषताओं के बारे में। इसमें पहला पॉइंट ये है कि सभी मौसम में कम से कम, तो आवास हो गया, उसके अलावा बिजली हो गई, उसके अलावा किचन हो गया, उसके अलावा जल हो गया, उसके अलावा टॉयलेट, इतनी चीज़ें तो कम से कम अवेलेबल करवानी है सभी मौसम में। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान में रख के चलना है। उसके अलावा तीसरा बिंदु ये है कि जो शहरी गरीब हैं उनके जीवन को और बेहतर बनाना है। चौथा पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कार्यकाल की सुरक्षा भी होनी चाहिए। कार्यकाल से मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे गरीबों को आवास दिया गया है, फोटो खिंचवा लिया, उसके बाद कल क्या किया तो उनको आवाज़ से फेंक दिया जाए कि हाँ अब यहाँ पे वैधानिक रूप से दिखाया जा सकता है, मेरे पास डेटा दिखाने के लिए कि इनको आवाज़ दिया गया और कल उठा करके फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। इनको सुरक्षा भी देनी है। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, जो यहाँ पे फिजिकल और सोशल यानी कि सामाजिक और भौतिक संरचना, उसका भी ध्यान में रख करके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा हवा में बातें की जा रही, बोल बच्चन चल रहा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसके अपव्यय के बारे में, कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें पहला है इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट। इसका ये मतलब है कि जहाँ पे आप रह रहे थे उसी स्थान पर स्व स्थानीय, इन सीटू का हिंदी में मतलब होता है स्व स्थानीय, जहाँ पे आप रह रहे थे उसी स्थान पर झुग्गी को फिर से डेवलपमेंट करना है, उसको क्या करना है, पुनर्विकसित करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे थे ए नाम के स्थान पर, अब आपको ये कहा जाए कि आपको हम लोग आवास देंगे, लेकिन कहाँ पे देंगे, तो बी नाम के स्थान पर देंगे। ऐसा नहीं करना, जहाँ पे आप रह रहे थे वहीं पे आपको आवास प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरा क्या है, तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऋण आप लेते हैं उस पर क्या होना चाहिए, तो उस पे सहायकी देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, आप लोग और अच्छे लेवल पर काम कर सकें, हम लोग और अच्छे लेवल पर काम कर सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो ऋण होता है उस पर सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। उसके अलावा क्या बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी साझेदारी में क्या करना है, तो किफ़ायती हाउस, किफ़ायती
आवास प्रदान करना। उसके अलावा अगला कंपोनेंट है, अगला वह बीएलसी, इसको कहते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, यानी जिसको लाभ मिलने वाला जो लाभार्थी है उसको ध्यान में रख करके निर्माण करना चाहिए, उसके साथ मिलकर के निर्माण करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से निर्माण कर दिए, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है, कैसे लेकर के चलना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पारदर्शिता आएगी, जब उसको भी साथ में लेकर के हम काम करेंगे जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये सारे इसके अव्यय को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कौन कौन सी पहल की गई। तो इसमें पहला पॉइंट है किफायती किराए के आवास परिसर। ये क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत एक उप योजना है। इससे औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ गैर औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थाओं में शहरी प्रवासियों या गरीबों को अपने कार्यस्थल के नजदीक सम्मानजनक किफायती किराए के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी हो। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है ए नाम के स्थान पर, अब इसी के पास क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आवास बना दिए जाएंगे किराए पर देने के लिए, क्योंकि आप देखें जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो लोग बहुत महंगे यहाँ पे किराया रखते हैं। तो इसी तरीके से जब गवर्नमेंट बना देगी किराए पर देने के लिए तो वहाँ पे सस्ता रहेगा, और यहाँ पे जो यहाँ मजदूर आते हैं बेचारे आसानी से यहाँ पे रुक सकेंगे, यहाँ पे अपना काम कर सकेंगे, यहाँ पे रेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे इनके नज़दीक ही जहाँ पे ये काम करते हैं उस स्थल के नज़दीक ही इनको आवास भी मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, इसका उद्देश्य क्या है, तो आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की एक टोकरी की पहचान करना और मुख्य धारा बनाना है जो टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदा लचीली हो। यानी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो भी विश्व में हाउस निर्माण के लिए, आवास निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी चल रही है जो सबसे बेहतर हो, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके तहत हम इसका निर्माण करेंगे ताकि क्या हो सके कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जा सके, और अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटने में भी आसानी हो सके, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा हाउस बनाएंगे। अगला बिंदु है कि CLSS आवास पोर्टल, ये क्या है, तो ये एक सामान्य मंच है जहां सभी हितधारक कौन कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक वास्तविक समय के वातावरण में एकीकृत होते हैं। यानी ये क्या करता है, तो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे सभी हितधारक मिल सकते हैं। जैसे कौन कौन हो गया, तो यहाँ पे मंत्रालय हो गया, उसके अलावा जो भी एजेंसिया हो गई, उसके अलावा जो भी लाभार्थी है, नागरिक हैं, सब यहाँ पे आकर के मिल सकते हैं। यहाँ पे सब देख सकते हैं कि किसको किस चीज़ की जरूरत है और किसको क्या चीज़ प्रोवाइड करवानी है, सारी चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। पोर्टल क्या कहता है, तो लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की अंगीकार अभियान, ये क्या कहता है, तो ये सामुदायिक गतिशीलता और IEC गतिविधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थियों के लिए जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी यहाँ पे क्या बात करिए, तो ऊर्जा संरक्षण हो गया, उसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, उसके अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलता है अंगीकार अभियान। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, बोलने में जो भी गलती है उसके लिए रियली सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।